सभी को नमस्कार। दोस्तों, ब्लड सर्कुलेशन की बात चल रही थी और ब्लड सर्कुलेशन में हमने ये देख लिया था कि ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, ब्लड क्या होता है और ब्लड के का जो क्लासिफिकेशन है, जो उसका कंपोजिशन है, वो हमने देखा था पिछले वीडियो में। आज हम इससे आगे देखते हैं। तो हमने देखा था कि एक भाग था प्लाज्मा था। ये टोटल ब्लड का 55% भाग था। तो टोटल का 55% भाग था और इसके अंदर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक ये मटेरियल थे और इसके अलावा कणिकाएं हैं और कणिकाओं में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स थी। तो प्लाज्मा किसे कहेंगे हम? यह रक्त का आधार होता है, ब्लड का आधार होता है, क्योंकि प्लाज्मा में ही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सब सस्पेंडेड होती है, उसमें घुली हुई और निलंबित होती है, घुली हुई अवस्था में होती है। यह आरबीसी को निकाल देने के बाद हल्के पीले रंग का लिक्विड होता है। हल्के पीले रंग का लिक्विड होता है, यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को अगर बाहर निकाल दे तो जो लिक्विड बचता है वो हल्की पीले रंग का होता है। इसमें कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ तथा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स निलंबित होती है, सस्पेंडेड होती है। तो इस तरह से इसकी ये विशेषताएं होती है। नोट लगा के कुछ बातें याद रखनी है हमें। 100 ml ब्लड में 150 से 250 mg कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तो 100 ml में अगर बात करें तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो ब्लड के अंदर 150 से 250 mg पाया जाता है, मिलीग्राम पाया जाता है। 100 ml ब्लड में शुगर की मात्रा 100 से 150 मिलीग्राम पर डाइल्यूशन होती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो इन चीज़ों को याद रखना है हमें। फिर है 100 ml ब्लड में 30 से 35 मिलीग्राम यूरिया पाया जाता है। मिलीग्राम यूरिया पाया जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि 30 से 35 मिलीग्राम यूरिया होता है। शुगर की मात्रा है वो 100 से 150 मिलीग्राम होती है और कोलेस्ट्रॉल होता है ब्लड के अंदर 150 से 250 मिलीग्राम। तो इस तरह से ये प्लाज्मा के बारे में है और कुछ नोट में ये चीज़ें दी गई है, इनको हमें ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कणिकाओं की, और कणिकाओं में हम आरबीसी की बात करते हैं।
रक्त कणिकाएं। ब्लड कार्पल्स, ये इसके अंदर आरबीसी को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आरबीसी, तो आरबीसी के बारे में सबसे पहले लीवेनहॉक ने बताया था। ये आरबीसी सभी वर्टिब्रेट्स, लगभग सभी वर्टिब्रेट्स के ब्लड के अंदर पाई जाती है, जो सेल्स तक O2 को बाइंड करके ले जाने का कार्य करती है। यानी कि इसका जो मुख्य कार्य है वो ऑक्सीजन को बाइंड करके लेकर जाने का है। यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है ऑक्सीजन से क्रिया करके, और वो सेल्स तक जाकर पहुंचाती है, वहाँ पर ये ऑक्सीजन को देती है और CO2 को लेती है और CO2 को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में वापस लेकर आती है। तो इस तरह से ये ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करती है। ये बॉडी के अंदर रेड कलर की पाई जाती है, गोल होती है, इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन ऊंट व लांबा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इस तरह से कई ऐसी विशेषताएं होती है जिसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। इसके बारे में सर्वप्रथम लीवेनहॉक ने बताया। सबसे पहले किसने बताया? लीवेनहॉक ने बताया था। यह केंद्रक विहीन कणिकाएं होती है, यानी कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन ये ध्यान रखें, लेकिन ऊंट व लांबा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो हमें ये ध्यान रखना कि वैसे तो सभी वर्टिब्रेट्स की जो आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, लेकिन ऊंट और लांबा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। यह कॉनकेव उभयअवतल होती है, कॉनकेव होती है, उभयअवतल होती है, यानी कि जो गोल होती है बीच में से ये पिचकी होती है। तो इसका जो साइज़ है वो कॉनकेव होता है, जिसे कॉनकेव कॉन्वेक्स दो टाइप होते हैं, जिसमें से ये कॉनकेव होती है। यह लाल रंग की होती है। इसका लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो इसका जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होती है? इसके अंदर हीमोग्लोबिन में Fe होता है जो +2 अवस्था में रहता है, और ग्लोबिन प्रोटीन होती है। ये ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन। ये ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। ये फेरस होता है। ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। फिर देखें, यह ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। तो ऑक्सीजन से क्रिया करके ये हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन के ये 4 मॉलिक्यूल से क्रिया करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। तो हमें याद रखना है कि ऑक्सीजन का जो वर्क है, इसका हीमोग्लोबिन का जो वर्क है,
ये ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, ऑक्सीजन को बाइंड करेगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में उसको लेकर जाएगा और कोशिकाओं की सतह पर जाकर ये छोड़ देता है। वहाँ पर ये डिफ्यूजन मेथड से ऑक्सीजन सेल्स में इंटर कर जाती है और वहाँ से जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है उसके थ्रू जो CO2 बनती है वो CO2 डिफ्यूजन मेथड से वापस सेल्स के बाहर सरफेस पर इस हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में वापस फेफड़ों तक आती है। इस तरह से ये O2 CO2 का ट्रांसपोर्टेशन का वर्क है जो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। इसकी साइज 7 से 8 म्यू होती है। जो इसकी साइज़ है हीमोग्लोबिन की वो 7 से 8 म्यू तक होती है, यानी कि बहुत छोटी होती है। बीच में से ये पिचकी हुई होती है, गोल होती है लेकिन बीच में से पिचकी हुई होती है, जिसके कारण इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और जिससे अधिक से अधिक हीमोग्लोबिन इसमें आ सके, इसलिए इस तरह से इसका आकार होता है। तो जैसे ये है, इस तरह से हीमोग्लोबिन होती है। इसमें ये RBC है और RBC में हीमोग्लोबिन होता है मध्य में और ये पिचकी हुई होती है। इसका जीवन काल 120 दिन। इसका जीवन काल होता है 120 दिन, लेकिन कुत्ते की RBC का जीवन काल 124 दिन देखा गया है। तो ये भी ध्यान रखना है। लेकिन कुत्ते की RBC का जीवन काल 124 दिन होता है। ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। तो लिवेनॉक ने बताया केंद्रक विहीन होती है, लेकिन ऊँट उलामा में इसमें केंद्रक पाया जाता है। ये कॉनकेव होती है, ये लाल रंग की होती है। इनका लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। फेरस और ग्लोबिन दोनों आपस में मिलने से हीमोग्लोबिन बनता है। ऑक्सीजन की क्रिया से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और ये सेल्स तक जाती है। वहाँ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में CO2 को लेकर आती है, जिसकी साइज़ 7 से 8 म्यू होती है। इसका जीवन काल 120 दिन, लेकिन कुत्ते की RBC का जीवन काल 124 दिन तक पाया गया है। फिर आगे देखते हैं। फिर देखते हैं RBC का निर्माण कहाँ होता है। तो RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। RBC का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। जैसे ये मैंने पहले भी बताया था, ये बोन है। इसमें बोन में जो खोखला भाग होता है, इसमें रेड पल्प होते हैं सिरों पर। ये RBC का निर्माण करेंगे, ये RBC का निर्माण करेंगे। तो RBC का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में, भ्रूण अवस्था में, अगर बच्चों की बात करें, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है तब RBC, क्योंकि उस समय हड्डियां नहीं बनती है, हड्डियां नहीं बनेगी तो वहाँ बोन मैरो भी नहीं होगी, तो अब कहाँ हो? तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में RBC का निर्माण लीवर में होता है। लीवर में होता है और इसके साथ स्प्लीन भी होता है। तो लीवर और स्प्लीन में RBC का निर्माण एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। लेकिन जब बाद में जब ये बन जाती है तो
लीवर और जो स्प्लीन जो निर्माण करते हैं वो बदल जाते हैं, उनका कार्य बदल जाता है और ये भक्षकाणु आरबीसी का भक्षण करने लग जाते हैं, इसलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा गया है। अब संख्या की बात करें, संख्या तो मेल में, फीमेल में, मेल और फीमेल में दोनों में थोड़ा सा अंतर आता है। तो मेल में ये 5 से 5.5 लाख mm³ होती है और ऐसे ये 4.5 लाख से 5 लाख mm³। तो इनकी काउंटिंग जब की जाती है तो ये इसके मध्य अगर मिलती है तो आरबीसी की संख्या नॉर्मल मानी जाती है, अगर इससे कम या ज़्यादा होती है तो एबनॉर्मलिटी उत्पन्न हो जाती है। तो ये आरबीसी की संख्या होती है। ऐसे ही हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन की भी मेल में और फीमेल में अलग अलग पाया जाता है। मेल में और फीमेल में हीमोग्लोबिन भी अलग अलग होता है, क्योंकि आरबीसी की संख्या में भी विभिन्नता है, तो इसमें भी विभिन्नता होगी। तो मेल में जो होता है ये होता है 12 से 16 मिलीग्राम पर डाइल्यूशन। वैसे ही इसमें होता है 11.5 से पर डाइल्यूशन। तो मेल और फीमेल में हीमोग्लोबिन अलग अलग पाया जाता है। तो इसके मध्य अगर होगा तो औसत होता है, नॉर्मल होता है, अगर इससे कम या ज़्यादा होता है तो एबनॉर्मलिटी हो जाती है, यानी कि मैक्सिमम जो फीमेल होती है उसमें कम पाया जाता है और मेल के अंदर लगभग औसत 14 के या 15 के आसपास पाया जाता है। यहाँ पे जो आरबीसी का निर्माण लीवर होता है, इसमें ये ध्यान रखना है हमें, फर्स्ट हीमोपोइटिक अंग यकृत कहलाता है। ये याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट हीमोपोइटिक ऑर्गन कौन सा होता है, तो लीवर होता है। अब आरबीसी के निर्माण के लिए हमारे खाद्य सामग्री में कुछ चीज़ें होना आवश्यक है, वो है तो आरबीसी के निर्माण में विटामिन B12 व फोलिक एसिड सहायक होते हैं। अगर आरबीसी के निर्माण या किसी में आरबीसी की कमी होती है या किसी में हीमोग्लोबिन की कमी होती है या ब्लड की कमी होती है तो उसको विटामिन B12 व फोलिक एसिड देना चाहिए, जिससे उसकी बॉडी के अंदर आरबीसी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बन सके। तो ये कुछ चीज़ें बताई मैंने, ये ध्यान रखना। आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में लीवर में होता है। फर्स्ट हीमोपोइटिक ऑर्गन लीवर कहलाता है। मेल में इसकी संख्या जो होती है 5 से 5.5, फीमेल में 4.5 लाख से 5 लाख। हीमोग्लोबिन है तो 12 से 16 और 11.5 से 11.5 से 15 मिलीग्राम पर डाइल्यूशन ये पाया जाता है। वैसे आरबीसी के निर्माण में विटामिन B12 और फोलिक एसिड सहायक होते हैं। आरबीसी के निर्माण को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। आरबीसी के निर्माण को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। यदि आरबीसी की संख्या बॉडी में कम पाई जाए तो एक रोग हो जाता है। तो ये याद रखना है, आरबीसी की संख्या में कमी एनीमिया, कमी से एनीमिया
रोग हो जाता है, रोग हो जाता है। और अगर आरबीसी की संख्या अधिक हो जाए तो क्या हो जाए, तो उससे भी एक रोग होता है, आरबीसी की अधिकता पॉलीसाइथोमिया, पॉलीसाइथोमिया कहलाती है। एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कि आरबीसी कमी से कौन सा रोग है, तो एनीमिया यदि अधिकता हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथोमिया, और कमी हो जाती है तो उसे एनीमिया कहते हैं। इस तरह से ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी एग्ज़ाम के पॉइंट से। अब आरबीसी के कार्य की बात करते हैं। अगर कार्य क्या क्या है इसके, तो यह ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है, O2 CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड के पीएच को बैलेंस करता है। तो ये तीन मुख्य कार्य हैं। ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है, जितने भी पोषक पदार्थ है उनका ट्रांसपोर्ट करता है और प्रत्येक कोशिकाओं तक ये पोषक पदार्थों को पहुंचाता है। फिर O2 CO2 जो गैसेस है इनकी बात करते हैं, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में O2 को लेकर जाता है, सेल्स तक लेकर जाता है, और CO2 को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में वापस लेकर आता है। तो O2 CO2 का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। और ब्लड के पीएच को भी ये मेंटेन करता है। तो ब्लड का पीएच कितना है, 7.4, तो इसको ये मेंटेन रखता है। तो इस तरह से आरबीसी में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो सभी हमने देखे। अब हम डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। तो डब्ल्यूबीसी क्या होती है देखते हैं। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी के बाद में डब्ल्यूबीसी देख रहे हैं। तो डब्ल्यूबीसी की जो फुल फॉर्म है, वाइट ब्लड कार्पस कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएँ कहते हैं इनको। और ये ल्यूकोसाइट भी कहलाती है। यह आरबीसी की अपेक्षा बड़ी व अनियमित होती है। तो आरबीसी की अपेक्षा ये बड़ी होती है और अनियमित होती है। यह हमारे शरीर के सैनिक कहलाती है। तो ये हमारे शरीर के सैनिक कहलाते हैं, यानी कि हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो इनसे ही मिलती है। तो ये कह सकते हैं हम, अर्थात यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। फिर देखते हैं, यह केंद्रक युक्त होती है, इसलिए इन्हें ट्रू सेल्स कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। और किसी भी सेल्स की जो विशेषता होती है उसमें न्यूक्लियस का होना अनिवार्य होता है। तो इस तरह से आरबीसी ट्रू सेल्स नहीं होती है, जबकि डब्ल्यूबीसी को ट्रू सेल्स कहा जाता है। तो हमने यहाँ यह केंद्रक युक्त होती है और इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, ट्रू सेल्स कहा जाता है। इनका
साइज 8 से 15 म्यू होता है। इनका जीवन काल औसत 2 से 5 दिन होता है। तो इनका जीवन काल कितना होता है? 2 से 5 दिन। वैसे WBC अलग अलग तरह की पाई जाती है जिनका जीवन काल अलग अलग होता है, लेकिन औसत जीवन काल की बात करते हैं तो 2 से 5 दिन का WBC का जीवन काल होता है। एक वयस्क मनुष्य में यह 6000 से 10,000 mm³ पाई/mm³ पाई जाती है। तो mm³ में अगर इसकी काउंटिंग की जाती है तो 6000 से 10,000 के मध्य ये होती है। यदि 6000 से कम हो जाती है तो भी बीमारी हो सकती है, और 10,000 से ज़्यादा होती है तो भी किसी बीमारी के संकेत होते हैं। तो इसका जो औसत होता है वो इसके बीच में आना चाहिए। तो कम और ज़्यादा दोनों होना इंडिकेशन होता है किसी डिजीज़ का। इसकी संख्या अत्यधिक बढ़ जाने पर या अनियमित हो जाने को ल्यूकेमिया कहते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना है कि WBC की संख्या अत्यधिक बढ़ जाए और अनलिमिटेड बढ़ जाए, यानी कि बढ़ती ही रहे, लगातार बढ़ती रहे, अनियंत्रित हो जाए, तो उसे बोलेंगे ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया को हम बोलते हैं नॉर्मली ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर ये ल्यूकेमिया होता है। इनकी कमी ल्यूकोपोनिया कहलाती है। तो अत्यधिक वृद्धि तो ल्यूकेमिया कहलाती है, और अत्यधिक कमी, अगर कमी हो जाए यानी कि 6000 से भी कमी रहे तो ये ल्यूकोपोनिया कहलाती है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। ल्यूकोपोनिया क्या होता है? कमी को दर्शाता है ये, और ल्यूकेमिया अधिकता को, अनियंत्रित वृद्धि को दर्शाता है। तो इनकी कमी को ल्यूकोपेनिया कहलाती है, जबकि वृद्धि ल्यूकोसाइटोसिस कहलाती है। ल्यूकोसाइटोसिस कहलाती है। देखो एक बार दोबारा से समझो। तो इनकी जो यहाँ पर इसमें लिखा कि इनकी संख्या अत्यधिक बढ़ जाने, अनियमित हो जाने, यानी कि अनियमित कहें या अनियंत्रित, अगर अनियंत्रित हो जाती है यानी लगातार इनकी संख्या में वृद्धि होती रहती है तो अनकंट्रोल हो जाने को तो बोलेंगे ल्यूकेमिया, जिसे ब्लड कैंसर कहेंगे। और नॉर्मली किसी कारणवश कमी हो जाए या वृद्धि हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? तो कमी हो जाने को तो ल्यूकोपोनिया कहते हैं, और जब वृद्धि हो जाती है, अनकंट्रोल नहीं, ओनली वृद्धि, तो वृद्धि हो जाती है तो उसे ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। तो इस तरह से ये 3 वर्ड यहाँ पे है, ल्यूकोपोनिया, ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकेमिया। ये तीनों वर्ड हमें ध्यान रखना है। तो अब WBC को हमने डिवाइड किया था और इसको 2 भागों में बांटा था।
अग्रेनुलर, अकणिकामय, और ये कणिकामय। तो इस तरह से इसको दो भागों में डिवाइड किया था हमने, और इसके भी टाइप थे, वो 3 थे। और इसके 2 टाइप थे, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, येसोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, येसोफिल, और ये मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। तो इस तरह से ये WBC 5 प्रकार की होती है, 2 भागों में डिवाइड की गई है। और ये जो ग्रेनुलर है, ये फर्दर फिर डिवाइड की गई है 3 भागों में। तो है ग्रेनुलर, जो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, येसोफिल्स है। ये स्टेन के बेस पे हैं। स्टेनिंग के बेस पर अगर स्टेन एसिडिक और बेसिक दोनों का कोई असर नहीं होता है, यानी कि दोनों से अगर रिएक्ट नहीं करती है तो वो न्यूट्रोफिल्स कहलाती है। और अगर रिएक्ट होती है तो एसिडिक से होती है या बेसिक से होती है, तो उस आधार पर इनका डिवाइड किया गया है। इसी तरह ग्रेनुलर ये 2 प्रकार की होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम इनको डिवाइड कर लेते हैं और इनकी प्रॉपर्टी एक साथ सबकी देख लेते हैं। तो इनको हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, ग्रेनुलर और एग्रेनुलर। जो कणिका में है वो 3 भागों में डिवाइड की गई है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और येसोफिल। और ऐसे ही एग्रेनुलर है वो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट में डिवाइड की गई है। अब ये 5 प्रकार की WBC यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको। तो 5 प्रकार की जो WBC है वो उनके क्या उनकी कैरेक्टर्स हैं, किस तरह की काम करती है वो, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेनुलर्स की, यानी कि कणिका में की, जिसके अंदर जिसके साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म में जो कणिकाएँ पाई जाती है उसके बेस पर इसको डिवाइड किया था हमने। तो ये कणिका में है, ये 3 प्रकार की है। सबसे पहले है न्यूट्रोफिल्स, जिससे कि नाम से पता चल रहा है न्यूट्रल है ये, यानी कि ये एसिडिक और बेसिक डाइट से रिएक्ट नहीं करती है, इसलिए इसका नाम न्यूट्रोफिल्स रखा गया है। तो ये टोटल जितनी भी WBC होती है, 5 प्रकार की WBC है, उनमें ये 60 से 70% भाग बनाती है। तो 60 से 70% भाग बनाती है, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, बहुत ज़्यादा वर्क करती है ये। तो ये भक्षकाणु यानी कि फेगोसाइटिक नेचर की होती है, यानी कि बॉडी के अंदर आने वाले जितने भी जो एंटीजन होते हैं उनके, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कोई भी ऐसी विषैली प्रोटीन है या कोई से बाहर से गया हुआ कोई भी ऐसा फॉरिजन पार्टिकल है जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, यानी कि हमारी बॉडी ने उसको अगर एंटीजन मान लिया है तो उसके प्रति ये रिएक्शन दिखाती है, रिएक्ट करती है और उसको ख़त्म करती है। भक्षकाणु नेचर के होने के कारण उसको ये क्या करेगी, ख़त्म कर देगी, नष्ट कर देगी। तो ये फेगोसाइटिक नेचर की होती है। तो 60 से 70% भाग बनाती है। जीवन काल की बात करें तो ये 2 से 4 दिन इनका जीवन काल होता है। इसकी आकृति की बात करें तो ये इसकी गोल होती है और गोल इसके अंदर 2 से 5 लोब्स पाए जाते हैं। इस तरह से ये पालियाँ पाई जाएगी। जो इसका केंद्रक है ये 5 लोब्स में बटा होता है। इस तरह से 2 से 5 लोब्स इसमें पाए जाते हैं। तो इस तरह की आकृति इसकी होगी। तो ये न्यूट्रोफिल्स की बात हमने की। तो हमें मुख्य बातें एक ध्यान रखनी है, 60 से 70% भाग बनाती है। टोटल WBC का 60 से 70% भाग ये बनाती है और इसमें 2 से 5 लोब्स पाए जाते हैं। उदासीन होती है और जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। इन्फेक्शन के समय इनकी संख्या बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि ये सबसे पहले बॉडी में आने वाले कोई भी एंटीजन के प्रति रिएक्ट करती है और उस पर हमला करती है।
तो उस समय इन्फेक्शन समय अपनी संख्या को बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा देती है। और कैसी किस नेचर की होगी, फेगोसाइटिक नेचर की होती है, यानी कि ये उनको सीधा उन पर हमला करके उनको ख़त्म करती है, उनको मार देती है। तो फेगोसाइटिक नेचर की कौन होती है, न्यूट्रोफिल्स होती है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सी WBC फेगोसाइटिक नेचर की पाई जाती है। तो फेगोसाइटिक नेचर की जो WBC है वो सबसे ज़्यादा होती है न्यूट्रोफिल्स। तो हमें ये ध्यान रखना है न्यूट्रोफिल्स कैसी होती है, फेगोसाइटिक नेचर की होती है। टोटल WBC का 60 से 70% भाग बनाती है। 2 से 5 लोब्स में इसका केंद्रक बटा होता है। इसका जीवनकाल होता है इसका जीवनकाल 2 से 4 दिन का होता है। और इन्फेक्शन के समय इसकी संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। अब बात करते हैं बेसोफिल्स की। बेसोफिल जैसे नाम से पता चल रहा है, बेसो यानी बेसिक, तो ये बेसिक डाई से स्टेन होती है। और इसका जो केंद्रक होता है वो एस आकार का होता है, यानी कि इसका अगर इसका स्ट्रक्चर देखें हम तो ये इस तरह की गोल होगी। और उसमें इसका जो इस तरह का एस आकार का इसका केंद्रक होता है, इस तरह से इस तरह की होगी बेसोफिल। तो ये टोटल जो WBC है उसका 0.5 से 4% तक हो सकती है, यानी कि बहुत कम मात्रा में ये पाई जाती है। ये क्षारीय प्रकृति की होती है, नाम से पता चल रहा है हमें। फिर जीवनकाल की बात करें तो 12 से 15 दिन होता है इनका जीवनकाल। और जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन, वो ये नहीं होता है। इसमें क्वेश्चन होता है कि ये किसका निर्माण करती है, यानी कि ये हमारी बॉडी के अंदर कौन से प्रोटीन का निर्माण करती है। तो ये हिप्पेरिन का निर्माण करती है। हिप्पेरिन एक तरह से एक एंटी बायोटिक होता है, एक एंटी टॉक्सिक होता है। तो हिप्पेरिन का निर्माण ये करती है। और चिकन पॉक्स के समय इसकी संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। यदि चिकन पॉक्स होता है तो बेसोफिल्स हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर दोबारा से एक बार देखो, बेसिक होती है क्योंकि बेसोफिल नाम से पता चल रहा है ये बेसिक डाइसिस्टेन होती है। इसका न्यूक्लियस, इसका जो केंद्रक है या इसका जो केंद्रक है जो एस आकार का होता है। और ये इसकी संख्या 0.5 से 4% तक होती है। ये इसका जीवनकाल 12 से 15 दिन का होता है। ये हिप्पेरिन का निर्माण करती है। ये हिप्पेरिन हमें याद रखना है कि हिप्पेरिन का निर्माण कौन सी सेल्स करती है, बेसोफिल्स करती है। और चिकन पॉक्स के समय ये अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती है। ऐसे ईओसोफिल्स की बात करें, ईओसोफिल्स की तो ईओसोफिल्स है ये कि ये भी टोटल WBC का 1 से 4% भाग बनाती है। और इसके ये भी 2 लोब्स में बटी होती है। इस तरह से ये इसका जो न्यूक्लियस है ये 2 लोब्स में बटा होता है। इस तरह से ये दिखाई देती है। तो ईओसोफिल्स है, टोटल WBC का 1 से 4% होती है। 2 लोब्स में डिवाइड रहता है इसका न्यूक्लियस। ये अम्लीय प्रकृति की होती है। जो डाई होती है एसिटिक डाई होती है। और उसका नाम हम अच्छी तरह जानते भी हैं, ईओसिन जो डाई होती है इससे ये स्टेन होती है, यानी कि उसके प्रति ये प्रतिक्रिया दर्शाती है। और यह है एलर्जी के समय, ये हमें ध्यान रखना है, ये ईओसोफिल्स है जो एलर्जी के समय इसकी संख्या अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती है। तो एलर्जी के समय ये बढ़ जाएगी। इस सेल्स से हिस्टामिन की मात्रा अधिक सीक्रेट होती है। ये सेल्स हिस्टामिन को सिक्रेशन करती है। आपने कभी देखा होगा कि कभी कभी एलर्जी होती है और एलर्जी के समय वहाँ पर हमें खुजली चलती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में खुजली चलती है। तो खुजली चलने का कारण हिस्टामिन होता है। तो क्योंकि ये उस समय हिस्टामिन का सिक्रेशन करती है, तो इन सेल से हिस्टामिन की मात्रा में अधिक मात्रा में सिक्रेशन होता है। और ये विसेली प्रोटीन जो भी हमारे बॉडी के अंदर विसेली प्रोटीन बनती है, वो विसेली नेचर की जो प्रोटीन होती है उन प्रोटीन को ये क्या करती है, नष्ट करती है। तो इस तरह से इसके कुछ 3-4 इम्पोर्टेंट वर्क है वो हमें ध्यान रखना है। एक तो ये है कि ये विसेली प्रोटीन को नष्ट करती है, ये हिस्टामिन का सिक्रेशन करती है, एलर्जी के समय इसकी संख्या बढ़ जाती है, ईओसिन डाई से ये रिएक्ट करती है और ये 2 लोब्स में बटी होती है। इस तरह से इसकी मुख्य बातें हैं, ये हमें ध्यान रखनी है। यहीं से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है।
अब आते हैं हम अकणिका में अग्रेनुलर की तरफ चलते हैं। तो इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट नाम से जैसे मोनो यानी छोटा, लेकिन ये नाम के विपरीत होती है। सबसे बड़ी प्रकार की WBC की बात करें तो वो होती है मोनोसाइट, नाम से विपरीत होती है, हमें याद रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी प्रकार की WBC कौन सी है। तो सबसे बड़ी प्रकार की WBC कौन सी है? मोनोसाइट, नाम से विपरीत, मोनो ना होकर ये बड़ी है। तो ये टोटल WBC का 4 से 8% भाग बनाती है, सबसे बड़ी प्रकार की होती है और ये भी फेगोसाइटिक नेचर की होती है। जैसा मैंने पहले कहा था कि जो न्यूट्रोफिल्स है वो फेगोसाइटिक नेचर की होती है, लेकिन मोनोसाइट भी फेगोसाइटिक नेचर की होती है। अब फेगोसाइटिक नेचर दोनों में ही, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में जो भक्षकणु प्रकृति है, सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन है? न्यूट्रोफिल्स। तो ज़्यादा मात्रा में तो न्यूट्रोफिल्स वर्क करती है, लेकिन उसके साथ साथ में ये भी फेगोसाइटिक नेचर की होती है। ये टीबी के समय इनकी संख्या ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। न्यूट्रोफिल्स की तरह ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट करती है। तो इनका काम भी क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट करना। बॉडी के अंदर आने वाले कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हार्मफुल है हमारे लिए, उनको नष्ट करने के लिए न्यूट्रोफिल्स के साथ में ये भी उनको ख़त्म करती है। अब नेक्स्ट है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट देखिए, ये टोटल WBC का 20 से 25% भाग बनाते हैं और इनका केंद्रक बड़ा होता है। हाँ, मोनोसाइट की बात करें तो मोनोसाइट का डायग्राम अगर देखें तो ये इस तरह से होती है, इनका केंद्रक बड़ा होता है। इस तरह से मोनोसाइट दिखाई देती है। ये मोनोसाइट का डायग्राम हुआ। तो इसका न्यूक्लियस है ये बड़ा होता है और बड़े प्रकार की होती है, इन सबसे बड़ी होती है ये। ऐसे ही लिम्फोसाइट का डायग्राम देखें हम, इस तरह से ये लिम्फोसाइट होती है। तो लिम्फोसाइट 20 से 25% भाग बनाती है। केंद्रक बड़ा, वो केंद्र में होता है, बिल्कुल सेंटर में होता है और बड़ा होता है। इनका निर्माण लिम्फोब्लास्ट में होता है। लिम्फोब्लास्ट जो सेल्स होती है, जो अस्थि मज्जा होती है, अस्थि मज्जा में जो हीमोपोइटिक मैकेनिज्म चलती है, RBC को बनाने के लिए जो मैकेनिज्म चलती है, उसमें लिम्फोब्लास्ट सेल्स होती है वहाँ पर। वो लिम्फोब्लास्ट सेल से इसका निर्माण होता है। इसमें इनसे बॉडी में रोग प्रतिरोधक, हमें याद रखना है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, ये तो सब लड़ने वाले सैनिक हैं, लेकिन हमारे बॉडी की जो नेचुरल इम्यूनिटी है, वो इम्यूनिटी बढ़ाती है लिम्फोसाइट। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है, यानी कि ये हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी को बनाती है। तो एंटीबॉडी 5 प्रकार की एंटीबॉडी होती है, IgG, IgA, IgD, IgD। तो ऐसे 5 प्रकार की जो एंटीबॉडी होती है, वो एंटीबॉडी को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है लिम्फोसाइट। यानी कि लिम्फोसाइट को भी हम आगे जाकर 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट। तो यह टिश्यू रिपेयर में भी सहायक होती है। तो हमें इसकी 2-3 बातें एग्ज़ाम के पॉइंट से ध्यान रखना है कि लिम्फोब्लास्ट में इनका निर्माण होता है, इनका केंद्रक बड़ा होता है और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होती है। और इनको भी कितने भागों में बांटा गया है? लिम्फोसाइट को 2 भागों में, एक तो T और एक B लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। तो T जो लिम्फोसाइट होती है, ये थाइमस में मैच्योर होती है। थाइमस में इनका ट्रेनिंग सेंटर होता है, यानी कि थाइमस से संबंध रखती है। ऐसे B लिम्फोसाइट है, ये B लिम्फोसाइट बोन मेरो या पक्षियों की बात करें तो ब्रसा एंड फैब्रिकस में ये मैच्योर होती है। तो ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करेगी? एंटीबॉडी का निर्माण करती है। और एंटीबॉडी हमारी शरीर के अंदर 5 प्रकार की होती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये पूरे WBC को देखा है, WBC को क्लासिफाई किया है। तो WBC को हमने 2 भागों में बांटा है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि WBC कितने प्रकार की होती है। तो WBC के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। 2 भागों में तो बांटा है अपने, लेकिन 2 भागों में से एक तरफ 3 है, एक तरफ 2 है। तो WBC के टोटल कितने हो गए? 5 प्रकार हो गए। कौन कौन से? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, यूसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट।
तो इस तरह से WBC है ये हमारे शरीर के सैनिक कहलाते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में ये सहायक होते हैं। बॉडी के अंदर रोगाणु से लड़ने की क्षमता में प्रदान करते हैं हमारे शरीर के, ये सैनिक कहलाते हैं। तो इस तरह से हमने RBC की बात कंप्लीट कर ली, WBC की बात कंप्लीट कर ली। अब चलते हैं प्लेटलेट्स पर। की बात करेंगे तो यह केवल मानव रक्त में पाई जाती है, तो केवल मानव के ब्लड में पाई जाएगी, दूसरे जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनमें ये नहीं पाई जाती है। तो ये केवल मानव के रक्त में पाई जाती है। यह अकणिका में अनियमित उभयोतल बाइकॉन्वेक्स होती है। तो ये अकणिका में होती है, अनियमित होती है और उभयोतल यानी कि बाइकॉन्वेक्स होती है। यह शरीर में चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। तो रक्त का थक्का बनाने में ये सहायक होती है। जब चोट लग जाती है तो ब्लड बहता है और 4 से 5 मिनट में ब्लड का बहना रुक जाता है, जिसे क्लॉटिंग कहते हैं। तो क्लॉटिंग की जो मैकेनिज़्म होती है उस मैकेनिज़्म में प्लेटलेट्स का बड़ा रोल होता है। इससे कई फैक्टर्स निकलते हैं। वो फैक्टर्स वैसे तो 13 फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं क्लॉटिंग के लिए। तो क्लॉटिंग में प्लेटलेट्स का एक रोल होता है। तो रक्त का थक्का बनाने में ये सहायक होती है। बॉडी में इनकी संख्या 1.5 लाख से 4 लाख के मध्य पाई जाती है। तो बॉडी में इसकी संख्या 1.5 लाख से 4 लाख के मध्य होती है। ये mm³ में होती है। 1.5 लाख से 4 लाख mm³ में पाई जाती है। तो ये प्लेटलेट्स है, ये प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी ये सहायक होती है। डेंगू में प्लेटलेट्स की अत्यधिक कमी हो जाती है। डेंगू के समय प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में कमी हो जाती है। तो कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सी बीमारी में प्लेटलेट्स की अत्यधिक कमी हो जाती है। तो डेंगू रोग में यह कम हो जाती है और इसके कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इस तरह से हमें प्लेटलेट्स के बारे में इतनी सी बातें याद रखना है। ये केवल मानव रक्त में पाई जाती है, इर्रेगुलर होती है, अकणिका में होती है, बाइकॉन्वेक्स होती है। चोट लगने पर ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है और इसकी संख्या कितनी होती है? 1.5 से 4 लाख mm³ में होती है। इस तरह से हमें ये मुख्य बातें याद रखनी है। तो ये हमारे ब्लड की कंप्लीट बात हो चुकी है। RBC हमने पढ़ ली, WBC हमने पढ़ ली, प्लेटलेट्स हमने पढ़ ली है। तो ब्लड सर्कुलेशन में जो एक पार्ट है हमारा ब्लड, ये कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम हार्ट की बात करेंगे, हृदय की बात करेंगे। तो जब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।